नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में देखो दो इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं। एक यहाँ पे नीचे टीचर्स की मेंटल वेलबींग से संबंधित आर्टिकल है, ऊपर जीएसटी से संबंधित आर्टिकल है। दोनों को हम डिस्कस करेंगे। जीएसटी से संबंधित जो आर्टिकल है ना, इसमें तो कुछ ही पॉइंट्स निकलते हैं वो हम एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे। एक तीसरा हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अर्बनाइजेशन से संबंधित, जो आपका जीएस पेपर 1 में सोसाइटी का है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल टीचर्स की मेंटल वेलबींग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2020 में एकदम से कोविड-19 आ गया, तो इससे स्कूल एजुकेशन बुरी तरह से प्रभावित हुई। बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की लर्निंग आउटकम किस प्रकार से प्रभावित हुई, इस पर तो काफ़ी डिस्कशन हुई। बच्चों ने काफ़ी सारे इश्यूज़ का सामना किया ऑनलाइन एजुकेशन में, जैसे लर्निंग लॉस, पूरी तरह से वो सीख नहीं पाए। फेस टू फेस जब इंटरेक्शन होता है तो सीखने का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। ऑनलाइन एजुकेशन से देखो थकावट भी जल्दी होती है, मेंटल स्ट्रेस का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन बच्चों के इश्यूज़ पर तो जैसा हमने डिस्कस किया, खूब चर्चा हुई, खूब आर्टिकल्स पब्लिश हुए, लेकिन टीचर्स ने भी मेंटल चैलेंजेस का सामना किया कोविड-19 के दौरान। इस पर चर्चा नहीं हुई। कोविड-19 के दौरान टीचर्स भी बुरी तरह से प्रभावित हुए। देखो हमारे देश में आज के समय में 9 मिलियन यानी 90 लाख टीचर्स हैं, लेकिन 90 लाख टीचर्स एक जैसे नहीं हैं। कुछ टीचर्स देखो यूनियन गवर्नमेंट के स्कूल्स में काम करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी रहती हैं, सैलरी भी ठीक होती है और काफ़ी तरह की प्रोटेक्शन उनको मिलती है, इंश्योरेंस कवर होता है। लेकिन दूसरी तरफ देखो ऐसे भी टीचर्स हैं जो मीडियम रेंज अर्बन प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, जो कांस्टेंट बुलिंग का सामना करते हैं। पेरेंट्स उनको धमकाते रहते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान मामूली सी प्रोनाउंसिएशन की भी दिक्कत हो गई तो उनको धमकाया जाता है, आपके टीचर्स को कुछ नहीं आता। टीचर्स ने देखो कोविड-19 के दौरान काफ़ी मेंटल स्ट्रेस का सामना इसलिए भी किया क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स, बहुत से लोग ये आरोप लगा देते हैं कि टीचर्स जो हैं कोविड-19 के दौरान सैलरी उठा रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन तो एकदम से बंद हो गई थी ना। तो बुरा तो लगता ही है ना जब इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं। बहुत सारे टीचर्स को, सरकारी टीचर्स को इस प्रकार की ड्यूटी दी गई कि आप डोर टू डोर जाके कोविड-19 का सर्वे कीजिए, इम्यूनिटी बूस्टर टैबलेट्स वितरित कीजिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट पर आप मौजूद रहिए, रेगुलेट कीजिए। इवन फेयर प्राइस सोप्स, पीडीएस सोप्स या फिर लिकर सोप्स के बाहर जो लंबी लंबी कतारें हैं, क्यूज हैं, उनको भी आप मैनेज कीजिए। इवन ऐसे ऐसे काम भी टीचर्स को दिए गए। तो जाहिर तौर पर देखो जब ऐसे काम टीचर्स को दिए जाएंगे तो उन्हें तो आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। वास्तव में उन्हें सोचने को मजबूर होना पड़ेगा, क्या हम टीचर हैं या फिर कुछ और हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन उन्हें झेलनी पड़ी कोविड-19 के दौरान। और देखो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो सैलरी के लिए टीचर नहीं है, वास्तव में उनका पैशन है टीचिंग। तो वो जब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, उन्हें प्लेजर हासिल होता है, उनका मन लगता है। लेकिन कोविड-19 के दौरान बच्चों से वो एकदम से कट ऑफ हो गए, तो उनका जो पैशन था टीचिंग, उससे वो एकदम से कट ऑफ हो गए। शुरुआत में तो ऑनलाइन एजुकेशन भी एकदम से नहीं आई थी ना, तो फिर उनका मेंटल स्ट्रेस जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि देखो कुछ टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने इन हालातों में भी कुछ ना कुछ इनोवेटिव किया। जैसे महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक जगह है अकोल, यहाँ पे टीचर्स ने मिलकर कोविड-19 केयर फैसिलिटी इस्टेब्लिश की, जो आज भी ऑपरेशनल है, जहाँ पे अभी तक 650 पेशेंट्स का इलाज हो चुका है और वो अपने अपने घर जा चुके हैं। लेकिन देखो राइटर एक चीज़ यहाँ पे बोलते हैं, बहुत सारे टीचर्स पॉवर्टी भरे इन्वायरमेंट में काम करते हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के बीच में काम करते हैं, बहुत स्ट्रेस झेलते हैं। और बच्चों ने भी कोविड-19 के दौरान बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस झेला है, फैटीग झेला है। लेकिन राइटर एक बात ये बोलना चाहते हैं, टीचर्स देखो जो प्राइमरी केयर गिवर हैं स्कूल में, वो बच्चों का ध्यान तभी रख पाएंगे ना जब वो खुद स्ट्रेस मुक्त होंगे, खुद वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी वो बच्चों का ख्याल रख पाएंगे, तभी वो बच्चों को खुश रख पाएंगे, तभी वो बच्चों के जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कर पाएंगे। तो टीचर्स पे यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। काफ़ी सारे सजेशंस राइटर देते हैं। सबसे पहले तो देखो हमारे समाज में ना जो मेंटल प्रॉब्लम्स है ना, उनको अच्छा नहीं माना जाता। जो बोले कि मुझे स्ट्रेस है, मेंटली मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा हूँ, तो स्टिग्मा अटैच कर देते हैं, अरे तुम तो कमज़ोर हो। लेकिन देखो ऐसा नहीं होता है।
मतलब ये अभी समाज को समझने की आवश्यकता है। जैसे फिजिकल हेल्थ है ना, वैसे ही मेंटल हेल्थ है। जैसे कोई फिजिकली किसी को चोट लग सकती है, उसी प्रकार से किसी को मेंटली भी चोट लग सकती है। सीधी सी बात है, समाज हमारा जो है ना, वो अब समय आ गया है कि प्रोग्रेसिव बने। कोई बोलता है कि मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूं, तो उसे ये ना माना जाए कि हाँ ये तो कमजोर है। नहीं, स्टिग्मा जो अटैच है ना, वो हटना चाहिए मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ जो अभी अटैच्ड हैं। तो सबसे पहले ना आप एक स्पेस क्रिएट करो, एक प्लेटफॉर्म दो जहां पे टीचर्स आपस में आ सकें, बात कर सकें, अपने साथी टीचर्स के साथ में, कोलीग्स के साथ में अपनी जो मेंटल प्रॉब्लम्स है ना उनको शेयर कर सकें। तो शेयर करने से जो मेंटल प्रॉब्लम्स है ना बहुत हद तक कम हो जाती हैं। इसके लिए टीचर्स यूनियंस को आगे आना पड़ेगा। अध्यापकों की या फिर अध्यापिकाओं की जो यूनियन है ना, उनको आगे आना पड़ेगा। वो इस एजेंडा को आगे लेके जाएं कि एक ऐसा स्पेस क्रिएट हो स्कूल में जहां पे टीचर्स आपस में अपनी जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर सकें। दूसरा सजेशन ये है, टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, उसमें टीचर्स को ये भी सिखाया जाए कि आप जब बर्नआउट हो जाओ तो कैसे उस सिचुएशन को टैकल किया जाए। मेंटली जब थोड़ा वीक फील करो, लो फील करो, तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए। मतलब टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं ना, जब रिफ्रेशर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें आप मेंटल हेल्थ से संबंधित करिकुलम भी शामिल करो कि उनको अपने आप को कैसे होल्ड करना है जब इस प्रकार के चैलेंजेस सामने आए। नेक्स्ट सजेशन राइटर का ये है, स्कूल्स में देखो जब टीचर्स काम करते हैं ना, तो एक डिफाइंड पॉलिसी होनी चाहिए। मतलब टीचर्स को कोई हरास नहीं करेगा, टीचर्स अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें, उसके लिए एक ग्रीवेंस सेल होना चाहिए। टीचर्स अगर साइकोलॉजिकल सर्विसेज अवेल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए। तो ये सारे प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए एक डिफाइंड पॉलिसी होनी चाहिए स्कूल में। इसके बाद सजेशन राइटर ये देते हैं, टीचर्स देखो थोड़ी थोड़ी भी अगर अचीवमेंट हासिल करते हैं ना, उसे एक्नॉलेज करने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि टीचर्स को समय समय पर अच्छा लगता रहे कि हाँ आपके बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन है, आपको खुश होने की आवश्यकता है, एक मौका है आपके लिए। तो मतलब छोटी छोटी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करना। लास्ट में तो देखो ये बोला जाता है, हमारा समाज किस प्रकार से बनेगा, हमारा देश किस प्रकार से बनेगा, सब कुछ बच्चों पे डिपेंड करते हैं। बच्चे आगे जाके बड़े होकर देश की बागडोर संभालेंगे, देश को बिल्ड करेंगे, और बच्चों को बिल्ड करने का काम टीचर्स के पास है। तो टीचर्स ही जब मेंटली वेल नहीं होंगे तो फिर पूरा समाज, पूरा जो देश है उसकी नींव हिल जाएगी। इसलिए समय आ गया है कि टीचर्स की मेंटल वेलबींग पर ध्यान दिया जाए। ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया डिटेल से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जीएसटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो शुरुआत में तो जीएसटी के बारे में जनरल बातें बोली जाती हैं कि इंडिया में तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होना स्टार्ट हुआ, लेकिन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी समय से इसकी वकालत कर रही हैं कि विभिन्न देशों में जीएसटी आना चाहिए। इससे टैक्स सिस्टम उस देश में आसान हो जाता है जिस देश में जीएसटी आता है। इंडिया में भी सरकार ने बड़ी बड़ी बातें बोली कि जीएसटी आएगा तो सरकार को जहां एक तरफ टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, कस्टमर्स के ऊपर टैक्स कम लगेगा। इसके साथ साथ वन नेशन वन टैक्स की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा ये भी बोला गया कि टैक्स जीडीपी रेशो इंप्रूव होगी, जो टैक्स कास्केडिंग होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, वो ख़त्म होगा, कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा आएगी, ग्रोथ होगा। मतलब बहुत सारी बातें बोली गई थी जीएसटी के आने से पहले, लेकिन राइटर के अनुसार डिसअपॉइंटमेंट्स हाथ लगी। अब जीएसटी को इम्प्लीमेंट हुए 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। स्टेट्स को ये बोला गया था कि आप जो अपना टैक्स मर्ज कर रहे हो ना, आपको उतना ही टैक्स मिलेगा हर साल। आपको जो टैक्स मिलेगा उसमें 14% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर नहीं पैसा मिलेगा तो हम आपको कंपनसेट करेंगे, ऐसी गारंटी स्टेट्स को दी गई थी। और कहा गया था जीएसटी जो है वो इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अद्भुत नमूना है, एक अच्छा नमूना है। बट देखो जीएसटी में ना अभी कौन कौन से चैलेंजेस का सामना हम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो बोला गया था ना वन नेशन वन टैक्स, वो सफल नहीं हो उसका। जीएसटी के अंदर आपको पता है काफ़ी सारी रेट्स हैं और बहुत से प्रोडक्ट्स को तो एग्जम्पशन दी गई है। बहुत से प्रोडक्ट्स पर 0 टैक्स लगता है, बहुत से सेक्टर्स को एग्जम्पशन दी गई है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है पूरा जो इनडायरेक्ट टैक्स का ये सिस्टम है। कुछ प्रोडक्ट्स तो जीएसटी के अंदर आते ही नहीं, जैसे अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते। और स्टेट्स को जो बोला गया था ना कि आपको उतना ही रेवेन्यू मिलेगा, इसके लिए हम
रेवेन्यू न्यूट्रलिटी रेट लेकर आएंगे, यानी ध्यान में रखेंगे पहले आप कितना टैक्स लगा रहे थे, फिर जीएसटी आने के बाद हम उतना ही टैक्स लगाएंगे ताकि आपको उतना ही रेवेन्यू मिले। लेकिन देखो, रेवेन्यू न्यूट्रलिटी रेट लगाने के बावजूद उतना रेवेन्यू स्टेट्स को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पशन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, इनएफिशिएंट टैक्स है, टैक्स सिस्टम है, लोग फर्जी रिसिप्ट डाल देते हैं, टैक्स चोरी कर लेते हैं। तो सिस्टम में अभी काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स हैं। इस वजह से जहां एक तरफ स्टेट्स ने ना सिर्फ अपने टैक्स संबंधित जो राइट्स हैं वो खो दिए हैं, बल्कि उनको कम रेवेन्यू भी मिल रहा है, बल्कि जो ऑनेस्ट बिजनेसमैन है ना, उनके लिए भी टैक्स पे करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। जीएसटी काउंसिल बनी, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स रेगुलर नहीं होती, जो पूरे जीएसटी को गवर्न करती है, जिसमें स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। जीएसटीएन जो देखो जीएसटी का टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर संभालता है। इतना सारा डेटा हमें जीएसटी से मिलता है, लेकिन उस डेटा का इस्तेमाल नहीं करती सरकार। आजकल तो देखो डेटा की इतनी ज़्यादा वैल्यू है, इतने सारी बिजनेस फर्म्स जीएसटी संबंधित रिटर्न्स फाइल करती हैं, उनका डेटा बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने अभी तक करा ही नहीं है कुछ भी। जो वादा इसके अलावा जो वादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था स्टेट्स के साथ कि अगर आपका रेवेन्यू कम पड़ा तो हम आपको कंपनसेशन देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी डेडिकेशन से अपने उस वादे को भी नहीं निभाया, क्योंकि बीच में कोविड-19 की महामारी आ गई। तो जितना रेवेन्यू कंपनसेट करना चाहिए था सेंटर को, स्टेट्स को, उतना रेवेन्यू कंपनसेट नहीं किया गया। हालांकि सेंटर की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सेंटर का अपना स्टैंड है। सेंटर का कहना है, अरे भैया कोविड-19 अगर आता जीएसटी से पहले तो भी तो आपको कम टैक्स रेवेन्यू मिलता ना। तो ये कहना कि हम 14% ग्रोथ के हिसाब से ही आपको रेवेन्यू दें, ये गलत है। आपको कोविड-19 की महामारी को भी ध्यान में रखना होगा। कहने का मतलब देखो ये है, जीएसटी के बारे में जो सोचा गया था ना, उतना नहीं हुआ। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स से अभी जीएसटी जूझ रहा है, और जल्द से जल्द उन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना होगा। अदरवाइज बहुत सारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो भी प्रभावित हो रहा है इनएफिशिएंट जीएसटी सिस्टम की वजह से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ब्रीफ में जीएसटी सिस्टम के बारे में, और आगे अब हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं अर्बनाइजेशन से संबंधित, जिसे आप जीएस पेपर 1 सोसाइटी से रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, जब भी अर्बनाइजेशन के बारे में आपको कुछ लिखना हो, ऐसे में लिखना हो या फिर आंसर में लिखना हो, तो आप इंट्रोडक्शन में एक लाइन लिख सकते हो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, क्योंकि उस समय अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा था और सिटीज़ काफ़ी वेल प्लान थी। आपने पढ़ा ही होगा आर्ट एंड कल्चर में या फिर हिस्ट्री में, किस प्रकार से रोड्स एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती हैं। ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौरान। उसके बाद आप ब्रिटिशर्स के बारे में भी लिख सकते हो। मेंस के आंसर में जनरली आपको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे में आपको मौका मिलेगा। ऐसे में जब आपको अर्बनाइजेशन के बारे में ऐसे लिखना हो और हिस्टोरिकल डायमेंशन प्रेजेंट करनी हो, तो उस समय आप ब्रिटिशर्स के द्वारा लिख सकते हो कैसे इन्होंने कई सारी जगह पे कैंट इस्टेब्लिश किया था, इन्होंने कुछ सिटीज़ का स्पेशल विकास करवाया, फॉर एग्जांपल मुंबई, कोलकाता, मद्रास, और इनके बारे में आप ये भी लिख सकते हो कई सारे हिल स्टेशंस भी इनके दौरान डेवलप करवाए गए। रेलवे और मॉडर्न इंडस्ट्री जब इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटिशर्स के समय, तो उस समय भी काफ़ी सारे एरिया अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो गए और अर्बन एम्यूनिटीज़ में ये इंप्रूवमेंट लेके आए। तो ये कुछ बातें आप लिख सकते हो, काइंड ऑफ डायमेंशन है। देखो डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे स्पेशल क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया अर्बनाइजेशन के संदर्भ में, उसकी संभावना कम है, लेकिन इस डायमेंशन को आप आंसर्स में कई जगह डाल सकते हो। तो डायमेंशन कवर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मार्क्स में इजाफा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखो ये है, हमारे इंडियन टाउन्स जो ग्रो कर रहे हैं वो टर्सरी सेक्टर के आधार पर ग्रो कर रहे हैं, ना कि सेकेंडरी सेक्टर के आधार पर। सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आधार पर नहीं ग्रो कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर के आधार पर ग्रो कर रहे हैं, और ये काइंड ऑफ अलग चीज़ है। बाकी वेस्टर्न सोसाइटीज़ में और इवन चाइना में जो अर्बनाइजेशन आया वो सेकेंडरी सेक्टर के आधार पर आया। इसका देखो सीधा सीधा रीज़न यही है, हमारे देश की इकोनॉमी तो इसी प्रकार से एक्सपेंड हुई है ना। प्राइमरी सेक्टर से हमारे देश की इकोनॉमी सीधा पहुंची टर्सरी सेक्टर में, जबकि आमतौर पे
ग्रोथ का मोमेंटम इस प्रकार से होना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद टर्सरी सेक्टर। लेकिन हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ज़्यादा एक्सपेंड हुआ ही नहीं, इसी वजह से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ये है इंडियन अर्बनाइजेशन का। साउथ इंडिया ज़्यादा अर्बनाइज्ड है एज कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया। उसका रीज़न ये है हिस्टोरिकल, सोशियो कल्चरल, एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हैं साउथ इंडिया में। ग्लोबलाइजेशन के बाद साउथ इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई, ज़्यादा एफडीआई आई और कई सारी इंडस्ट्रीज़ लगी, तो इस वजह से अर्बनाइजेशन ज़्यादा है साउथ इंडिया में। और वैसे देखो बाकी दूसरे देशों से हम कंपेयर करें तो इंडिया लीस्ट अर्बनाइज्ड देशों में से एक है। इंडिया में ऑलमोस्ट 31.16% जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, ये हुआ 377 मिलियन। बाकी देशों में तो 50%, 60%, 70% इतने लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, तो इंडिया लीस्ट अर्बनाइज्ड नेशन है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स देखो ये है अर्बनाइजेशन का। अर्बनाइजेशन में क्राइम ज़्यादा होते हैं, या फिर आप कह सकते हो ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं अर्बन एरियाज़ में क्राइम। इसका देखो रीज़न भी है। गांव में क्राइम बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जाते ही नहीं है पुलिस स्टेशन में। दूसरा, गांव में विजिलेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। शहरों में पुलिस स्टेशंस की एक्सेसिबिलिटी काफ़ी आसान होती है, इसलिए क्राइम्स की रिपोर्टिंग ज़्यादा होती है। और विजिलेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक होता है शहरों में, इसलिए क्राइम होते भी ज़्यादा हैं और रिपोर्टिंग भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स सिटीज़ का देखो ये है, एक ही सिटी में आइलैंड्स मिलते हैं, रिच क्लास के आइलैंड्स और स्लम्स भी मिलते हैं एक ही सिटी में। मुंबई का एग्जांपल आप ले सकते हो, किस प्रकार से इतनी बड़ी धारावी स्लम भी वहीं है और अमीर से अमीर लोग भी मुंबई में रहते हैं। कुछ लोकेलिटीज़ बहुत ज़्यादा रिच लोगों की है और कुछ लोकेलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा गरीब लोगों की है। तो रिच क्लास और पुअर क्लास के आइलैंड्स देखने को मिलते हैं सिटीज़ में। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए इंडियन अर्बनाइजेशन के। देखो अर्बनाइजेशन पर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जैसे व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन वुमेन या फिर ऑन कास्ट। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको याद होगा इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस हमने डिस्कस किया था कि कास्ट किस प्रकार से प्रभावित हुई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वुमेन किस प्रकार से प्रभावित हुई है। तो जो पॉइंट्स हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे वही पॉइंट्स आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं अर्बनाइजेशन में भी। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन में माइग्रेशन बढ़ा है रूरल इलाकों से शहरों में, तो यूथ दूर शहरों में जाके रहने लगते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन बढ़ा है और फैमिली टाइज कमज़ोर हुए हैं। उस समय ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, वो सारे पॉइंट्स यहीं आपको यूज़ करने हैं। क्योंकि देखो सीधा सा लॉजिक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन एकदम से बढ़ा है, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो इफेक्ट हुआ है वही इफेक्ट अर्बनाइजेशन के कारण हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे पहली प्रॉब्लम तो देखो यही होती है स्लम्स की। हाउसिंग की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है अर्बन एरियाज़ में। तो गांव से लोग आते हैं शहरों में, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती, उनकी सैलरी इतनी नहीं होती कि वो हाउस रेंट पर भी ले सके, तो उन्हें जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर वो अपना बसेरा डाल देते हैं। धीरे धीरे और भी लोग वहाँ पर बसेरा डालते हैं, तो एक पूरी कॉलोनी बन जाती है और स्लम डेवलप हो जाता है। स्लम में देखो बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं होती, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन, वेंटिलेशन, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेनेज सिस्टम। तो इसी वजह से क्राइम ज़्यादा होते हैं और काफ़ी सारे डिजीज़ भी पनप जाते हैं स्लम्स में। तो ये पहली समस्या जो इमर्ज होकर आती है अर्बनाइजेशन से। दूसरा, ओवर क्राउडिंग। देखो मुंबई, कोलकाता, पुणे, कानपुर, इन सिटीज़ में ऑलमोस्ट 85 से 90% लोग ऐसे हैं जो एक या फिर 2 कमरों में रहते हैं, और कई तो ऐसे रूम्स हैं जहाँ पे 5 से 6 लोग भी रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी तरह के डिजीज़ स्प्रेड होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। मेंटल इलनेस, अल्कोहलिज्म, राइट्स, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो ये दूसरी प्रॉब्लम होती है अर्बनाइजेशन की वजह से, ओवर क्राउडिंग। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैफिक। शहरों में आपको पता है व्हीकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक एक फैमिली के पास काफ़ी बार देखने को मिलता है 4-4, 5-5 व्हीकल होते हैं। कार पार्क करने के लिए जगह नहीं होती, लेकिन फिर भी संख्या बढ़ती जाती है व्हीकल्स की। रोड पे कार पार्क करनी पड़ती है, इसलिए कंजेशन बढ़ता जाता है। देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, मान लीजिए फेमस मार्केट है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए।
अगर देखो मार्केट में जगह नहीं है कार को पार्क करने की, धीरे धीरे फिर मार्केट में लोग खरीदारी करने के लिए कम आएंगे, यानी कंजेशन जो है वो एक प्रकार से ग्रोथ के लिए अगेंस्ट काम करता है। जितना ज़्यादा कंजेशन होगा उतनी ही बिक्री कम होगी, खरीदारी कम होगी, लोग कम आना स्टार्ट कर देंगे। तो शहरों में कंजेशन को दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। शहरों में देखो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है तो वाटर सप्लाई काफ़ी बार इरेगुलर रहती है, और सिटी के अंदर बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जहां पर पानी सप्लाई 3-3, 4-4 दिन तक नहीं आती, टैंकर से काम चलाना पड़ता है। और ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा नहीं होता। काफ़ी बार देखने को मिलता है शहरों में गंदा पानी जो है वो एक जगह पर खड़ा रहता है काफ़ी दिनों तक। इससे बहुत सारे डिजीज़ होने का खतरा पैदा हो जाता है। नेक्स्ट है एनर्जी क्राइसिस। वही बात देखो, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है इसलिए एनर्जी की कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। आजकल तो नए नए गैजेट्स इस्तेमाल होने लगे हैं, तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से नहीं आती है तो कट बहुत ज़्यादा लगते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है शहरों में। रूरल इलाकों से लोग आते हैं शहरों में काम करने के लिए, लेकिन उनको अपेक्षाकृत उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती शहरों में, तो बहुत से यूथ क्राइम के रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति। देखो काफ़ी बार देखा जाता है कि रूरल इलाकों से, इवन दूसरे देशों से, दूर दराज के स्टेट से वुमेन की और बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है। बहुत बार भीख मंगवाई जाती है और काफ़ी बार वेश्यावृत्ति के धंधे में भी धकेल दिया जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है अर्बन एरियाज़ की। नेक्स्ट है गैम्बलिंग। देखो IPL जब होता है कितनी ज़्यादा बैटिंग होती है। इवन इलेक्शन समय अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, बहुत बैटिंग रैकेट्स पकड़े गए, इलेक्शन कौन जीतेगा, बहुत ज़्यादा शर्तें लगती हैं। इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा होती हैं अर्बन एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में अपेक्षाकृत इस प्रकार की चीज़ें कम होती हैं। रीज़न वही है, शहरों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए कई लोगों को तीव्र इच्छा होती है जल्दी पैसा कमाने की, तो इसी वजह से वो गैम्बलिंग में पैसा लगाने लगते हैं। बैगरी, देखो जो बैगिंग है एक बहुत ही बड़ी समस्या है अर्बन एरियाज़ की। बहुत से लोग आते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, उनको जॉब नहीं मिल पाती, तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मजबूरी में वो भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। और बैगिंग के देखो सोशल मोरल एस्पेक्ट्स भी हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के साथ साथ। एकदम से बैगिंग जो बैगर्स हैं उनको मारा पीटा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में भीख मांगते हैं। तो इस वजह से ये समस्या जो है वो ख़त्म नहीं हो पाती। और काफ़ी बार बैगर्स बहुत ज़्यादा अनहेल्दी और अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो काफ़ी तरह के डिजीज़ हो जाते हैं। वो डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की अर्बनाइजेशन की। इनमें से देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप अलग से निकाल के भी लिख सकते हो, जैसे अर्बन क्राइम का पॉइंट आप लिख सकते हो, पोल्यूशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आप अलग से लिख सकते हो, और सीवरेज सिस्टम का पॉइंट आप अलग से लिख सकते हो, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने का पॉइंट आप अलग से लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन के कारण जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको कैसे टैकल किया जाए, क्या सजेशंस हैं। सबसे पहले देखो प्लानिंग अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेन क्या होता है, हमारी सिटीज़ में प्लान रूप से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, हैज़ार्ड वे में सब कुछ चलता रहता है, इसी वजह से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो हमें एक हमारा जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका लॉन्ग टर्म का एक विजन होना चाहिए कि फ्यूचर ग्रोथ सिटी की किस प्रकार की हो, और उसके बेस पर ही सिटी की डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसके लिए बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक इम्पोर्टेंट बात देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, काफ़ी बार बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा कम होता है और इसी वजह से प्लान डेवलपमेंट नहीं हो पाती। इसलिए सिटीज़ में जितने भी एजेंसीज हैं वो अगर कोऑर्डिनेटेड रूप से काम करें तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नॉर्मल सा पॉइंट है। देखो रूरल सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई गई हैं, अर्बन एरियाज़ में भी चलानी चाहिए, और इसके लिए स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन मिशंस को और इफेक्टिव रूप से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, किस प्रकार से बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। देखो प्राइवेट सेक्टर को एंकरेज किया जा सकता है ताकि एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिले
प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, जैसे दिल्ली में मेट्रो ने बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी जगह मोनो रेल ने अच्छा काम किया है। तो इस प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इस्टाब्लिश करने की आवश्यकता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को सिटीज़ में अच्छा बनाया जा सके और लोग कम से कम अपना नया व्हीकल खरीदें। नेक्स्ट, एफिशिएंट एंड वर्केबल हाउसिंग पॉलिसी। हाउसिंग की देखो बहुत ज़्यादा कमी है, इसी वजह से स्लम एरिया डेवलप हो जाता है। तो हाउसिंग की समस्या को एड्रेस करने के लिए प्राइवेट बिल्डर्स को एंकरेज किया जा सकता है। रूल्स जो काफ़ी सख्त हैं फिलहाल नई बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उन्हें लिबरल बनाया जा सकता है कुछ कंडीशंस के आधार पर। इसके अलावा प्राइवेट, पब्लिक और कोऑपरेटिव हाउसिंग बोर्ड्स जो हैं वो भी नए घर बनाने के लिए हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉइज़, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो भी घर बनाना चाहते हैं उनको लोन दिया जा सकता है नेशनलाइज्ड बैंक्स के द्वारा, हाउसिंग बोर्ड्स के द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा आसान किस्तों पर। रेंट कंट्रोल एक्ट को अमेंड किया जा सकता है। आपको पता है जैसे राजेंद्र नगर है, मुखर्जी नगर है दिल्ली में, वहाँ पे रेंट कितना ज़्यादा है, तो रेंट को कंट्रोल करने के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट को अमेंड किया जा सकता है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए तो देखो बहुत सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। बार बार दिल्ली में हम स्मोक की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, वो इसलिए होती है कंस्ट्रक्शन से निकलने वाला डस्ट, व्हीकल से निकलने वाला डस्ट, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। तो इसके लिए नई इंडस्ट्रीज़ को परमिशन रेजिडेंशियल एरिया से दूर ही दिया जाए, सिटीज़ से भी दूर दिया जाए, और सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए साइंटिफिक अरेंजमेंट की आवश्यकता है। ये देखो अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट जीएस पेपर 3 में आता है, ट्रांसपोर्ट जीएस पेपर 3 में आता है। ये अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक हैं, लेकिन अर्बनाइजेशन में सिर्फ आपको डायमेंशन ऐड करनी है। अगर यूपीएससी पूछे क्या किया जा सकता है अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, तो डायमेंशन आप ऐड करोगे, ट्रांसपोर्ट की, इन्वायरमेंट पोल्यूशन की, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, हाउसिंग की, आपको यहाँ पे डायमेंशंस ऐड करनी है। लास्ट में देखो वैसे नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन, इस कमीशन की एक पॉलिसी आई थी 1988 में। हालांकि वो पॉलिसी आज के समय में इतनी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन 2-3 पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो। इस पॉलिसी में एक बात तो ये कही गई थी, पॉपुलेशन का ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है रूरल सेटलमेंट्स में और अर्बन सेटलमेंट्स में। तो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेशन कम हो, इसके लिए रूरल एरियाज़ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी सरकार को। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात इस पॉलिसी में काउंटर मैग्नेट सिटीज़ के बारे में कही गई थी कि दिल्ली में ओवर पॉपुलेशन को काउंटर करने के लिए काउंटर मैग्नेट सिटीज़ पर फोकस किया जा सकता है सरकार के द्वारा। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो दिल्ली के संदर्भ में जब आपको लिखना हो, काउंटर मैग्नेट सिटीज़ जो अल्टरनेटिव ग्रोथ सेंटर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। नेक्स्ट देखो, अगर यूपीएससी ये पूछ लेती है कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रोग्राम्स चलाए गए हैं अर्बन एरियाज़ के लिए, तो आप इन सब प्रोग्राम्स के बारे में लिख सकते हो। प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सिटीज़, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट और नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006। अर्बनाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन आए ना भी डायरेक्टली पूछा हो तो इन प्रोग्राम्स के बारे में आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में जहां आपको मौका लगे वहां जरूर लिख दीजिए। नेक्स्ट देखो, स्मार्ट सिटीज़ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आप जान लीजिए। स्मार्ट सिटीज़ वो सिटीज़ हैं जो आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ऐसी सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ कहा जाता है। स्मार्ट सिटीज़ प्रोग्राम गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें गवर्नमेंट का मकसद यह है 100 सिटीज़ को एज ए स्मार्ट सिटी डेवलप करना। 3 तरीक़ों से गवर्नमेंट सिटीज़ को एज ए स्मार्ट सिटी डेवलप कर रही है। देखो, सबसे पहला तरीका है रिट्रोफिटिंग सिटीज़, इसमें है चंडीगढ़, भुवनेश्वर। अब देखो, चंडीगढ़ की डेवलपमेंट रिलेटिवली प्लान तरीके से हुई है, लेकिन जब चंडीगढ़ को डेवलप किया गया था तो कुछ चीज़ें छूट गई थी, उन चीज़ों को ऐड किया जाएगा। तो ये मतलब है रिट्रोफिटिंग का, मतलब जो चीज़ें पहले छूटी हुई हैं उनको ऐड किया जाएगा। दूसरा है रीडेवलपमेंट। बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जैसे अजमेर, इलाहाबाद,
ये तो देखो ऑलरेडी डेवलप हैं लेकिन अच्छे से डेवलप नहीं हैं, तो इनको फिर से रीडेवलप किया जा रहा है स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत। तीसरी कैटेगरी है न्यू सिटीज़। न्यू सिटीज़ में वो सिटीज़ जिनको पूरी तरह से शुरुआत से बसाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल गुजरात की गिफ्ट सिटी या फिर आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती। यहाँ पे तो पहले कुछ नहीं था, प्लेन एरिया था, हर एक चीज़ नए सिरे से डेवलप हो रही है। तो इन 3 चीज़ों के बारे में लिखिएगा जब स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के बारे में आप लिखोगे। 3 तरीकों से या फिर 3 मैकेनिज्म से सिटीज़ को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। सबसे पहले रिट्रोफिटिंग। रिट्रोफिटिंग में जो चीज़ें छूटी हुई हैं उनको ऐड किया जा रहा है। रीडेवलपमेंट मैकेनिज्म में जो सिटी ऑलरेडी डेवलप हैं उनको नए सिरे से अच्छे से डेवलप किया जा रहा है। और सबसे लास्ट में न्यू सिटीज़ जिनको नए सिरे से बसाया जा रहा है। काफ़ी बार देखो यूपीएससी ये पूछ लेती है व्हाट आर स्मार्ट सिटीज़ अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि स्मार्ट सिटी की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब स्मार्टनेस किस पैमाने में। तो आप बता सकते हो कि स्मार्ट सिटीज़ मेरे हिसाब से वो सिटी है जहाँ पर रियल टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, स्मार्ट वाटर सप्लाई हो, यानी टेक्नोलॉजी की सहायता से पावर सप्लाई को मैनेज किया जाए, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सेंटर हो, ऑटोमेटेड गार्बेज कलेक्शन सेंटर हो, ई गवर्नेंस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, ई हेल्थ ई एजुकेशन पे फोकस हो। ये सब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए स्मार्ट सिटी के अंदर, ऐसा आप लिख सकते हो। और गुजरात में जो गिफ्ट सिटी डेवलप की जा रही है अहमदाबाद से 12 किलोमीटर दूर, उस सिटी में ये सारी फैसिलिटी होंगी जो हमने अभी डिस्कस किया। रियल टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट पावर सप्लाई, ई गवर्नेंस, ई हेल्थ ई एजुकेशन, ऑटोमेटेड गार्बेज कलेक्शन सेंटर। 358 हेक्टेयर्स में गिफ्ट सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट देखो हमने वेस्टर्न कंट्रीज से लिया है। फॉर एग्जांपल यूके, फ्रांस, स्वीडन, इन सब देशों में स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है। अब आप कंक्लूजन क्या लिखोगे? अर्बनाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है तो आप किस प्रकार का कंक्लूजन लिखोगे? कंक्लूजन में देखो आप ये लिखोगे, अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो बढ़ेंगी ही, लेकिन हमें आवश्यकता है कि उन सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाए प्लान वे में और साइंटिफिक मैनर में। हालांकि कंप्लीटली सारी की सारी प्रॉब्लम्स को एकदम से सोल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी एक कन्वर्जेंस चाहिए। जो भी प्रयास होते हैं अर्बनाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में, जो हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया था, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ अकेला ऐसा नहीं कर सकती। विभिन्न स्टेक होल्डर्स को आगे आना होगा। सिटी ड्वेलर्स यानी शहर में जो लोग रहते हैं, शहर की कॉरपोरेशंस हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनको भी आगे आना होगा और अपने सिटी को आगे ले जाने में एक अहम भूमिका निभानी होगी, एक्टिव रोल प्ले करना होगा। वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करें तो बहुत हद तक काफ़ी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सकता है। ये आप कंक्लूजन में लिखिएगा। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।